स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ का जो गुइल वंश है, सिसोदिया वंश या गुइल वंश, उसके बारे में जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखने वाले हैं। और ये रहने वाली है अपने दिशा बुक सॉल्यूशन की क्लास नंबर 7। ठीक है ना। इससे पहले 6 क्लासें आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है दिशा बुक सॉल्यूशन, वहाँ पे जाके आराम से क्लासें देख सकते हो और टॉपिक वाइज सारी की सारी क्लासें करवाई हुई है। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज मेवाड़ का गुइल वंश या सिसोदिया वंश। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्या दे रखा है। निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। यानी कि निम्नांकित में से कौन सा विद्वान है जो गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति से सिद्धांत के विरुद्ध है। तो वो आ जाएगा आपके GH ओझा जो है, वो ये नहीं मानते हैं कि जो गुहिलोत है इनका है वो ब्राह्मण से उत्पत्ति हुई थी। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा गुहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि DR भंडारकर गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण वंश के वंशज मानते हैं। यानी कि जो GH ओझा है ये ब्राह्मण इनको सूर्यवंशी मानते हैं, और बाकी जो DR भंडारकर है, गोपीनाथ शर्मा है, ये मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण वंश मानते हैं। चलो देखो भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी नई क्लास आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत ही उसको देख लोगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नैणसिरी ख्यात में गुहिलों को कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है। यानी कि नैणसिरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया जाता है। तो वो आ जाएगी 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। व्याख्या देखो इसकी। मुणोद नैणसी ने अपनी ख्यात मुणोद नैणसिरी ख्यात में गुहिलों को 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टॉड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद के मंडल के उपासर के संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है। यानी कर्नल जेम्स टॉड ने भी 24 शाखाओं का वर्णन किया था, और कविराज श्यामलदास ने गुहिलों की 36 शाखाएँ बताई है। कविराज श्यामलदास ने 36 शाखाएँ बताई है, कर्नल जेम्स टॉड ने 24 शाखाएँ बताई है, और मुणोद नैणसी ने अपनी ख्यात के अंदर 24 शाखाएँ बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। बप्पर राहुल का मूल नाम क्या था। यानी कि जो बप्पर राहुल थे उनका मूल नाम क्या था। तो वो आ जाएगा कालभोज, इनका मूल नाम रहने वाला है। व्याख्या देखो इसकी। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था। इन्हें बप्पा रावल की उपाधि इनके गुरु हरित ऋषि ने दी थी। यानी कि बप्पा रावल की जो इन्हें नाम से पुकारा जाता है वो इनका मूल नाम नहीं है, वो इनकी उपाधि है जो इनके गुरु हरित ऋषि ने दी थी। और 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा महानमोरी को पराजित करके मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव डाली थी, और अतः इसे गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। यानी कि कालभोज या बप्पा राहुल को गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भाई। पहले यहाँ पे महानमोरी का शासन था, उसको बप्पा राहुल ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था। तो गुहिल वंश का जो पहला शासक है वो आ जाएगा आपके बप्पा रावल या कालभोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चित्तौड़गढ़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था। तो राणा रतन सिंह जो है वो गुहिल वंश के रहने वाले हैं भाई। ठीक है ना। इसकी व्याख्या देखो। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गुहिल वंशीय यानी कि गहलोत शाखा के अंतिम शासक थे। यानी कि गुहिल शाखा का जो अंतिम शासक था वो रतन सिंह थे, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो वो 1303 के अंदर एक शाखा होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। उसके बाद गुहिल वंश की जो है वो शाखा खत्म हो जाती है, फिर आती है सिसोदिया वंश की शाखा शुरू हो जाती है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रमानुसार की दृष्टि से सही है। तो कौन सा सही है। तो आ जाएगा आपके जतर सिंह सबसे पहले आते हैं, जतर सिंह के बाद तेज सिंह के बाद समर सिंह आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। इससे पहले इसकी व्याख्या देख लो। मेवाड़ के जतर सिंह जिनका शासनकाल रहता है 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक। तेज सिंह का रहता है 1253 से लेकर 1273 तक। समर सिंह का रहता है 1273 से लेकर 1302 तक। और हमीर है वो 14वीं पीढ़ी। क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोकल और कुंभा, ये 14वीं पीढ़ी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। जैतर सिंह था। तो जैतर सिंह कौन थे। तो जैतर सिंह आ जाएगा आपके मेवाड़ का शासक थे जैतर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चित्तौड़गढ़ में रावल समर सिंह के काल में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियाँ फली फूली, और उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार या कारीगर कौन थे। तो उस समय के जो वास्तुकार और कारीगर थे वो आ जाएंगे आपके पदम सिंह जी थे एक तो, और दूसरे आ जाएंगे केल सिंह, और शिल्पी कैलान, और चौथा आ जाएगा शिल्पी कर्मा। यानी कि अमित सिंह पुरी सूरी जो है ये इनके काल में नहीं थे। बाकी पदम सिंह है, केल सिंह है, शिल्पी
कैलान है और शिल्पी वर्मा है, ये सारे के सारे समर सिंह के दरबारी विद्वान थे भाई। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। रावल समर सिंह के राज्य में रत्नप्रभ सूरी, पार्श्वचंद, भाव शंकर, वेद शर्मा, शुभचंद आदि विद्वान तथा पदम सिंह, केल सिंह, शिल्पी कर्मा, केलहन इनकी कैलान भी कहते हैं इसको, आदि शिल्पी निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों की जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष होता है? तो वो हो जाएगा आपके 1303 के अंदर, जो कि चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था भाई। इसकी व्याख्या देखो। ऐसा माना जाता है कि सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की पुत्री रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी को आक्रमण किया था। लगभग 7 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त और 1303 ईस्वी को दुर्ग पर अधिकार कर रतन सिंह को बंदी बनाया गया और गोरा, जो कि पद्मिनी का चाचा था और बादल पद्मिनी का भाई था, द्वारा मुक्ति के प्रयास के दौरान रतन सिंह की मृत्यु हो गई और रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ जोर किया, जो मेवाड़ का प्रथम एवं राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। इसके बाद एक और क्या दे रखा है, तो राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। मलिक मोहम्मद जायसी को पद्मावत के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह का रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए लड़ा गया था और ज्ञातव्य है कि साके में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतू में भी किया था कि जो ये आक्रमण होता है ये इनकी रतन सिंह की जो सुंदर पत्नी थी पद्मिनी, उनके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्या दे रखा है। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? तो अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना के अंदर चित्तौड़ के आक्रमण का वर्णन मिलता है? तो वो आपका आ जाएगा खजाइन उल फतू के अंदर इसका वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था, तो वह आ जाएगा आपके अमीर खुसरो और इसने वर्णन भी किया था खजाइन उल फतू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोर कर लिया था, तो वो रानी आ जाएगी भाई पद्मिनी, रतन सिंह की रानी पद्मिनी। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? तो ये आते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो गोरा और बादल ने पद्मिनी की रक्षा की थी। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम डैश 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 रखा था, तो इसमें चित्तौड़ का नाम रखा जाता है खिजराबाद। ठीक है ना भाई। ये जिस भी किले को जीतता तो उसका नाम चेंज करके अपना कोई ना कोई वहाँ पे सेनापति को बैठा देता था, तो चित्तौड़ का नाम रखा था खिजराबाद, ये ध्यान रखना भाई। व्याख्या देखो इसकी। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? तो सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने थे भाई? राणा हमीर जो है ये सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे, यानी कि सिसोदिया शाखा का किसने स्थापना की है? तो वो आ जाएंगे आप एक राणा हमीर। राणा हमीर ने सिसोदिया शाखा की स्थापना की थी। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। राणा हमीर इन्हें मेवाड़ के उद्धारक और सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हमीर ने सिंगोली के युद्ध चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था और महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में कीर्ति इसम प्रस्तुति में हमीर को विषम घाटी पंचनन यानी कि विकट आक्रमणों में सिंह के समान खड़े रहना की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? तो वो आ जाएगा अपने राणा हमीर को दी जाती है कि विषम घाटी पंचनानी, यानी कि विषम परिस्थितियों के अंदर भी शेर के समान खड़े रहने की इनकी शौर्य था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ के मुक्तिदाता में देखा जाए तो वो आपके आ जाएगा राणा हमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खनन प्रारंभ हुआ था? तो मेवाड़ के कौन से शासक थे जिस समय जावर के अंदर चांदी की खान
की खुदाई करनी शुरू कर दी थी, तो वो आ जाएगा लक्ष्य सिंह या फिर राणा लाखा। तो राणा लाखा के समय चांदी की खान मिली थी। व्याख्या देखो इसकी। राणा लाखा के राजत्व काल में मगरा जिले के जावर गांव में चांदी की खान निकल आई थी, जिसमें से चांदी और शीशा बहुत मात्रा में निकलने लगा, जिससे राज्य की आय अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। यानी कि चांदी और शीशा निकल रहा था, तो राज्य की आय में तो वृद्धि होनी थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूड प्रबंध के लेखक कौन है? तो सूड प्रबंध जो है इसके लेखक कौन है? तो वो आपके आ जाएंगे राणा कुंभा। व्याख्या देखो इसकी। सूड प्रबंध। कुंभा रचित इस रचना में गीत गोविंद के पदों का राग, ताल संबंधी विवरण और कुंभा की राज्याश्रित संगीतकार सहित अनेक संगीत के पूर्व आचार्यों का नामोल्लेख है। इसे रसिक प्रिया का पूर्व ग्रंथ भी कहा जाता है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना कि सूड प्रबंध जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? तो कौन सा शासक है जिसे सर्वाधिक बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? तो वो आ जाएंगे आपके महाराणा कुंभा। इनके काल में ऐसा कहा जाता है कि बौद्धिक और कलात्मक रूप से मेवाड़ का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। इसकी व्याख्या देखो भाई। कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ की रचना की और कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका भी लिखी थी और चंडी शतक की व्याख्या और संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी थी। इसके अतिरिक्त कुंभा 4 नाटकों के रचयिता थे, जिनसे उनको मेवाड़ी, महाराष्ट्री, कर्नाटी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का पता चलता है। इन्होंने एकलिंग महात्म्य पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णक यानी कि अंतिम भाग कुंभा के वैतनिक कवि कान्हा व्यास ने लिखा था। आगे देखो भाई, इसमें राजवर्णक के अंतिम भाग कुंभा के वैतनिक कवि कान्हा ने लिखा था और प्रथम भाग किसने लिखा? तो कुंभा ने लिखा था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एकलिंग महात्म्य की जो पुस्तक है इसका प्रथम भाग जो राजवर्णक है इसका किसने लिखा? तो कुंभा ने लिखा था और अंतिम भाग जो है वो कवि कान्हा द्वारा लिखा गया था। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथों में कामराज, रतिसार, सुधा प्रबंध और संगीत क्रम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, नृत्य रत्न कोश और हरि वार्तिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? तो राणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? तो वो आ जाएगा आपके संगीत राज लिखा गया, संगीत मीमांसा लिखी गई, सूड प्रबंध लिखा गया और रसिक प्रिया लिखा गया। यानी कि चारों के चारों जो ग्रंथ है वो राणा कुंभा के द्वारा ही लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुधा प्रबंध किसने लिखी थी? तो सुधा प्रबंध लिखने वाला है अपने राणा कुंभा। तो सुधा प्रबंध के रचयिता कौन है? तो महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत है? तो इसमें से कौन कौन से ग्रंथ है जो राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं? तो वो आपका आ जाएगा, एक तो संगीत राज है वो राणा कुंभा द्वारा लिखा गया, संगीत मीमांसा है वो भी राणा कुंभा के द्वारा लिखित है और सुधा प्रबंध जो है ये भी राणा कुंभा जी के द्वारा लिखित रहने वाली है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सुधा प्रबंध। नेक्स्ट देखो भाई, नृत्य रत्न कोश की रचना है वो किसने की है? तो नृत्य रत्न कोश की रचना करने वाले हैं राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां हैं? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से राणा कुंभा द्वारा रचित जो रचना है उनका चयन करना था, तो वो आपके आ जाएगी भाई, एक तो सुधा प्रबंध है वो कुंभा द्वारा लिखित है और एक आ जाएगी चंडी शतक जो है ये भी राणा कुंभा के द्वारा लिखित है। तो सुधा प्रबंध और चंडी शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा ग्रंथ है वो कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें देखो आप, संगीत राज है वो कुंभा द्वारा लिखित है, संगीत मीमांसा है वो कुंभा द्वारा लिखित है, सूड प्रबंध जो है वो भी कुंभा के द्वारा लिखित है, लेकिन जो संगीत स्वप्न या संगीत रत्नाकर है ये कुंभा के द्वारा लिखित नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन है वो असत्य रहने वाला है? तो कथन देखो पहले, उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था, बिल्कुल सही बात है, कुंभलगढ़ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। वे संगीत प्रेमी थे, वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। नहीं, वे स्वयं भी विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो ये असत्य रहने वाला है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो संगीत राज जो है ये अपने 5 कोशों में विभक्त है, ऐसा कह सकते हैं। 5 कोश यानी कि 5 खंड बने हुए, अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 5। तो 5 कोशों में विभक्त है भाई। इसकी व्याख्या देखो, संगीत राज कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में से सबसे वृहद, सर्वश्रेष्ठ, सिरमौर ग्रंथ माना जाता है। शास्त्रीय संगीत के अपूर्व ग्रंथ संगीत राज को 5 भागों में, 5 भाग कौन कौन से देखो, रत्न कोश में विभाजित किया गया है। कौन कौन से देखो, पहला भाग आता है पाट्य रत्न कोश, दूसरा आता है नृत्य रत्न कोश, तीसरा आता है गीत रत्न कोश, चौथा आता है वाद्य रत्न कोश और पांचवा आता है रस रत्न कोश। यानी कि सबसे पहले पाट्य, फिर नृत्य, फिर गीत, फिर वाद्य और फिर रस। तो रत्न कोशों को उल्लासों में एवं उल्लासों को परीक्षणों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ 80 परीक्षणों में विभक्त है। इस ग्रंथ के पाठ्य रत्न कोश में कुंभा की वंशावली का वर्णन भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभा ने निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। तो कुंभा ने लिखी थी वही संगीत राज। संगीत राज जो है ये कुंभा के द्वारा लिखा गया है। बाकी संगीत सागर, संगीत माला, संगीत सरिता किसी और ने लिखी है। तो आपको कुंभा वाले ध्यान रखनी है कि संगीत राज जो है वो कुंभा ने लिखी है, संगीत राज और संगीत मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है वो कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो वो आपका आ जाएगा राज वल्लभ। क्योंकि संगीत राज कुंभा ने लिखी है, संगीत मीमांसा कुंभा ने लिखी है, रसिक प्रिया की टीका जो कि गीत गोविंद पर लिखी गई है तो वो भी कुंभा के द्वारा लिखित है। लेकिन जो ये राज वल्लभ है ये कुंभा के द्वारा रचित नहीं रहने वाली है। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखा है, कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे। उनके प्रमुख ग्रंथ एवं उनकी वस्तुनिष्ठ विषय वस्तु देखो, यानी कि कुंभा के दरबार में एक शिल्पी था जिसका नाम था मंडन, जो कि वास्तुकला का बहुत ही बड़ा विद्वान था। तो उसके कुछ ग्रंथ है देखो, रूप मंडन। तो रूप मंडन के अंदर वो मूर्तियों के बारे में या मूर्ति विषयक माना जाता है, यानी कि मूर्तियों की विशेषता, मूर्तियों का कैसे बनाया जाता है उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। और दूसरा ग्रंथ आता है देव मूर्ति प्रकरण या फिर रूपावतार। इसके अंदर भी मूर्ति निर्माण और प्रतिमा स्थापना के बारे में 8 अध्याय दिए गए। तीसरा आता है वास्तु मंडन, इसके अंदर वास्तुकला के बारे में बताया गया है। चौथा आता है वास्तु सार, तो इसमें दुर्ग है, भवन है, नगर निर्माण है या राजप्रसाद के निर्माण के बारे में लिखा गया है। फिर आता है कोदंड मंडन, इसमें धनुर्विद्या के बारे में दिया गया है। फिर आता है शकुन मंडन, इसमें सगुन अपशगुन के बारे में विस्तार से बताया गया है। और फिर आता है वैद्य मंडन, वैद्य मंडन में आता है वैद्य और निदान के बारे में। फिर आते हैं प्रसाद मंडन, तो देवालय निर्माण कला के बारे में इसमें बताया गया है। फिर आते हैं राज वल्लभ मंडन, तो इसमें आता है आपके सामान्य नागरिकों के आवासीय गृहों से लेकर राज प्रसाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन दिया गया है। यानी कि इसके ये जो रचना दे रखी है जिसमें मंडन आ रहा है तो समझ आना कि वो मंडन द्वारा रचित है, जो कि कुंभा के दरबारी विद्वान थे। और इनमें अलग अलग जो जिसका वर्णन किया गया है वो सामने लिखा गया है, आराम से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो रूप मंडन का जो संबंध है वो आ जाता है मूर्ति कला, यानी कि रूप यानी कि एक अच्छा रूप देना। तो रूप तो भाई मूर्ति को देते हैं, कोई मूर्ति बनाते हैं उसका अच्छे से डायग्राम वगैरह वो डिजाइन करते हैं, इसलिए उसको मूर्ति कला। तो रूप मंडन किस में आ जाएगा? मूर्ति कला के अंदर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई थी? तो मंडन के द्वारा रचित पुस्तकें देखो, राज वल्लभ उसने लिखी थी, रूपावतार भी लिखी थी और देव मूर्ति प्रकरण भी उन्हीं के द्वारा लिखित है और वास्तुसार भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो राज वल्लभ है, रूपावतार है, देव मूर्ति है और वास्तुसार है, ये सारे के सारी वो मंडन द्वारा ही रचित रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो इसमें से कौन सा ग्रंथ है वो मंडन के द्वारा नहीं लिखित नहीं है, वो आपको बताना था। तो प्रसाद मंडन तो लिखित है, रूप मंडन भी है, वास्तुसार मंडन भी है, लेकिन कला मंडल जो है ये इनका रचित ग्रंथ नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो कुंभा की रचना कौन सा ग्रंथ नहीं है? देखो, नृत्य कोश कुंभा की रचना है, रसिक प्रिया भी है, सुधा प्रबंध भी है, सूर प्रबंध भी है, संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, लेकिन कला निधि जो है ये कुंभा की रचना नहीं है भाई। व्याख्या देखो इसकी, मंडन के पुत्र गोविंद ने कला निधि, उद्धार, गौरणी, द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की थी।
कला निधि देवालों के सिक्कर विधान पर केंद्रित है, जिसे सिक्कर रचना, सिक्कर के अंग उपांग के संबंध में कदाचित एकमात्र स्वतंत्र ग्रंथ कहा जा सकता है। आयुर्वेद के रूप में गोविंद की रचना समुच्चय के विभिन्न व्याधियों के निदान और उपचार की विधियाँ भी दी गई है। यानी कि जो कला निधि है वो मंडन के पुत्र थे जिसका नाम था गोविंद, उनके द्वारा रचित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु की उपाधियाँ भी दी जाना, उपाधियों के नाम से भी जाना जाता है? तो वो आपके आ जाएगा राणा कुंभा जो है, उनको ये उपाधियाँ थी कि अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय गुरु, दान गुरु, यानी कि बहुत ही विद्वान शासक थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पहले इनकी व्याख्या देखो, कुंभा जी के बारे में दी गई है। महाराणा कुंभा की प्राप्त उपाधियाँ देखो, अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य यानी कि नव्य भारत, संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई उपाधि, नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को नव्य भारत भी कहा जाता है। हाल गुरु, गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण प्रदान की गई उपाधि है हाल गुरु। और राजगुरु, राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता होने के कारण ये राजगुरु भी कहलाए। टोडरमल, कुंभा को हसे यानी कि अश्वपति, हस्तीप यानी कि गजपति, नरेश यानी कि पैदल सेना का अधिपति होने से कहलाए थे टोडरमल। और नाटक राज का कर्ता, तो नाटक राज का कर्ता भी इनको कहते हैं, नृत्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण कहलाते हैं। राणो रासो, तो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा को प्रदान की गई उपाधि है राणो रासो। नेक्स्ट उपाधि देखो भाई, हिंदू सुल्तान, तो हिंदू सुल्तान की जो उपाधि है वो समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदूपत बादशाह की ये उपाधि प्रदान की गई थी। शैल गुरु, शस्त्र और भाला का उपयोग सिखाने वाला। नंदी केशवतार, नंदी केशवतार यानी कि इसमें आएगा आपके, हाँ तो नंदी केशवतार यानी कि नंदी केशव के मत का अनुसरण करने के कारण इनको नंदी केशवतार भी कहते हैं। और उपयुक्त के अतिरिक्त महाराणा कुंभा को दान गुरु, परम गुरु, छाप गुरु, धनुर्विद्या का शिक्षक होने के कारण इनको छाप गुरु भी कहते हैं। और सुरगामणि, निरंकुश यानी कि निर्भय आदि उपाधियाँ भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई इसका, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु और परम गुरु नामक उपाधियाँ किस शासक की थी? तो वो आ जाएंगे राणा कुंभा की उपाधियाँ रहने वाली है। कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन से शासक जो है वो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो आपका आ जाएगा कुंभा। नेक्स्ट देखो, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। तो संगीत का ज्ञान होने के कारण उनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो इसमें देखो, नाथा इनके दरबार में थे, मुनि सुंदर सूरी इनके दरबार में थे, टिल्ला भट्ट इनके दरबार में थे, लेकिन मुनि जिन विजय सूरी जो है वो इनके दरबार में नहीं थे भाई। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है, कुंभा के दरबारी साहित्यकार मंडन, गोविंद, नाथा, सारंग व्यास और सुंदरगणी, टिल्ला भट्ट तथा कुंभकालीन प्रसिद्ध जनाचार्यों में भुवन सुंदर सारी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी और मुनि जिनसेन सूरी, भुवन कीर्ति, सोमदेव, सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, माणिक्य आदि प्रमुख थे। यानी कि सारे के सारे सूरी भाई इसमें भरे हुए थे भाई विद्वानों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे कौन थे? तो जैन विद्वान मुनि जिनसेन सूरी जो है वो इनके दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें नेक्स्ट आपको दे रखा है, राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? तो निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से कुंभा है वो कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में दक्ष था? तो वो आपके आ जाएगा वीणा बजाने के अंदर। यानी कि राणा कुंभा की जो फेवरेट वाद्य यंत्र था वो वीणा था भाई। इसकी व्याख्या देखो, महाराणा कुंभा स्वयं महान संगीतकार था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा वीणा बजाने में निपुण था। संगीताचार्य श्री सारंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे और उन्हें कविराज की उपाधि भी दी थी। कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी यानी कि संगीत प्रेम के कारण कहा जाता है। तो कुंभा की पुत्री जो थी रमाबाई, इन्हें वागीश्वरी की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुशाल माता का भव्य मंदिर किसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया और कहाँ स्थित है? कुशाल माता का भव्य मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आ जाएगा आपके बदनौर के अंदर स्थित है।
कुशाल माता का मंदिर कहाँ पे है? तो बदनौर के अंदर स्थित है। और निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसकी व्याख्या देखो भाई, महाराणा कुंभा ने वर्तमान ब्यावर जिले यानी कि पूर्व में भीलवाड़ा जिले में था कि बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया था, जिसे बैराट माता मंदिर या जाट बैराट भी कहा जाता है। तो अभी ये वर्तमान में ब्यावर जिले के अंदर स्थित है बदनौर माता का मंदिर, सॉरी कुशाल माता का मंदिर, जो कि बदनौर ब्यावर के अंदर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? तो राजस्थानी वास्तुकला का जनक आते हैं राणा कुंभा। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लो, वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग है वो महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। यानी कि 84 दुर्ग टोटल है मेवाड़ के अंदर, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था, जिनमें कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही के अंदर है, बसंती दुर्ग सिरोही के अंदर है, प्रसिद्ध है। मेरों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए मचान दुर्ग सिरोही का निर्माण भी करवाया था, और कोलन बदनौर ब्यावर के निकट बैराट के दुर्गों की स्थापना भी की गई थी, और भोमट का दुर्ग भी बनाकर भीलों की शक्ति को नियंत्रित किया था। और कुंभा ने कहीं जर्जर दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया। इसी कारण कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक भी माना जाता है, क्योंकि 84 में से 32 दुर्गों के निर्माता तो अकेले महाराणा कुंभा है भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा ने रचित नहीं किया है? तो गागरोण का जो दुर्ग है उसकी रचना कुंभा ने नहीं की है, बाकी कुंभलगढ़ की रचना कुंभा ने की है, बसंती दुर्ग की रचना कुंभा ने की है, मचान दुर्ग की रचना भी कुंभा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था? तो वो तो एक ही आते हैं अपने महाराणा कुंभा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? तो महाराणा कुंभा को 32 किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट देखो, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण करवाने वाले आते हैं महाराणा कुंभा, जो कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया था भाई। और इसकी व्याख्या देखो विजय स्तंभ के बारे में, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित इस स्तंभ का निर्माण 1440 से लेकर 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी, जो कि सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में करवाया था। यानी कि मालवा पर आक्रमण किया था जिस समय सारंगपुर युद्ध हुआ था, उसमें सुल्तान मोहम्मद खिलजी को पराजित किया था, और इस खुशी में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर से जैता और उनके पुत्र नामा, पोमा, पूंजा के निर्देशन में किया गया था। तो इनके वास्तुकार कौन थे भाई? जैता है, नामा है, पोमा है, पूंजा इनके निर्देशक में किया गया था। तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को प्रशस्तिकार कवि अत्रि था, और 122 फीट ऊंचे 9 मंजिला 157 सीढ़ियाँ स्तंभ के प्रवेश द्वार पर जनार्दन की मूर्ति उत्कीर्ण है। इसकी दूसरी एवं 5वीं मंजिल पर इनके निर्माता कलाकारों की आकृतियाँ बनी हुई है। जो इनके निर्माता थे उनकी आकृतियाँ भी बनी हुई है 5वीं मंजिल के ऊपर, दूसरी और 5वीं मंजिल पर। इस स्तंभ की 9 मंजिलों में स्थित मूर्तियाँ देखो, तो प्रथम मंजिल पर है अनंत, ब्रह्मा और रुद्र की मूर्तियाँ उत्कीर्ण है। द्वितीय मंजिल पर अर्धनारीश्वर और हरिहर की मूर्तियाँ हैं। तीसरा जो मंजिल है इस पर विरंची, जयंत, नारायण, पितामह की मूर्तियाँ हैं। यही अरबी में 9 बार अल्लाह शब्द भी लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना भाई। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा के अंदर 9 बार अल्लाह शब्द कौन से मंजिल पर लिखा हुआ है? तो तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है। चौथी मंजिल पर देखो त्रिखंडा है, हरिसिद्ध है, पार्वती है, इंगलाज गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गंधर्व है, कार्तिकेय है, विश्वकर्मा है। और 5वीं मंजिल पर आता है अपने लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, ब्रह्मा सावित्री आदि की युग्म मूर्तियाँ उत्कीर्णित है। 6ठी मंजिल पर देखो सरस्वती है, महालक्ष्मी है और महाकाल की मूर्तियाँ उत्कीर्णित है। 7वीं मंजिल पर आती है वरा है, नरसिंह है, रामचंद्र और बुद्ध आदि के विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ उत्कीर्णित है। और 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति उत्कीर्णित नहीं है। और 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से टूट गई थी, जिसे राणा स्वरूप सिंह ने पुनः निर्मित करवाया था। इस पर अत्रि एवं मेष द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्णित है। और जेम्स टॉड ने इसे कुतुब मीनार
से श्रेष्ठ इमारत बताया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत किससे बताया और किसने बताया। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति को जेम्स टॉड ने कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ इमारत माना है। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। और विजय स्तंभ 15 अगस्त 1949 ईस्वी को 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो 15 अगस्त 1949 के अंदर 1 रुपये का डाक टिकट है वो जारी किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही तथ्य है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है इसमें? तो वो आपके आ जाएगा भाई, ये प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। तो बिल्कुल सही बात है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इनकी कुल 11 मंजिलें हैं, नहीं ये गलत है, इसकी कुल 9 मंजिलें हैं। इसमें जैता की मूर्ति भी उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही बात है, जैता की मूर्ति भी उत्कीर्णित है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कथन जो 1 और 3 है वो सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, विजय स्तंभ के बारे में सही कथन को चुनिए। तो इसमें जो कथन दे रखे हैं देखो, ये 9 मंजिला स्तंभ है, बिल्कुल सही है। और मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था। तो मंडन इसका मुख्य वास्तुकार नहीं था भाई, वो जैता, नापा, कुंभा, पोमा वो थे, लेकिन ये मंडन इसमें नहीं आता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 9 मंजिला के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया था? तो वो आ जाएंगे भगवान विष्णु को समर्पित है। कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भाई, मालवा के किस शासक को परास्त करके कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो मालवा के शासक थे मोहम्मद खिलजी प्रथम जो है, उनको परास्त किया था भाई मालवा के युद्ध में, या फिर सारंगपुर का युद्ध भी कहते हैं। तो सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को परास्त करके कुंभा ने इस यादगार में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखो, कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो जो 9वीं मंजिल है वो थोड़ी बिजली गिरने की वजह से टूट गई थी, जिसका पुनर्निर्माण है वो राणा स्वरूप सिंह ने करवाया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीर्ति स्तंभ की मूर्ति कला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 8 कि 8वीं मंजिल पर महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की मूर्तियाँ, ये गलत है। जबकि स्तंभ के प्रवेश द्वार पर ज्ञानार्जन की मूर्ति उत्कीर्णित है। 5वीं मंजिल पर युग्म मूर्तियाँ हैं। 7वीं मंजिल पर बुद्ध की प्रतिमा है। तो ये सही है। 8वीं मंजिल पर एक भी मूर्ति नहीं है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि 8वीं पर माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली की मूर्तियाँ, ये कथन गलत रहने वाला है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान किसने बनाया था या किससे बना है? तो वो आपका जाएगा लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है अभी। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है 9 मंजिला विजय स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक यानी कि डाक टिकट कब जारी किया गया? तो पहला डाक टिकट है वो 15 अगस्त 1949 को जारी किया गया था और 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? तो वो आ जाएगा आपके 9 मंजिलें। कितनी मंजिलें हैं भाई? 9 मंजिलें। महाराणा कुंभा ने डैश 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 पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो वो आपके आ जाएगा मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखो, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया था? तो वो आ जाएगा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। तो चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ है इसे क्या माना जाता है? तो आदिनाथ का स्मारक भी माना जाता है। यानी कि चित्तौड़गढ़ में 2 है, एक कीर्ति स्तंभ है और एक विजय स्तंभ है। तो व्याख्या देखो इसकी, जय स्तंभ या फिर जैन कीर्ति स्तंभ प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित 22 मीटर ऊंचे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण 12वीं शताब्दी में दिगंबर संप्रदाय के बघेरवाल महाजन सानाई के पुत्र जीजा नामक धर्मावलंबी द्वारा करवाया गया था। यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो जैन कीर्ति स्तंभ भी निर्मित है, जो कि जैनों के प्रथम जो ऋषि तीर्थंकर थे जिसका नाम आता है आदिनाथ जी, उनको समर्पित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जीजा द्वारा निर्मित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसका जैन कीर्ति स्तंभ स्थित है। तो जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो वो आ जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखो, सारंगपुर का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था 1437 के अंदर। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था वो 1437 के अंदर हुआ था। इसकी व्याख्या देखो भाई,
सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा एवं मालवा यानी कि मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ था, जिसमें कुंभा की विजय हुई थी। ये दोनों ही राज्य पड़ोसी थे और राज्य विस्तार के इच्छुक थे। मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के शत्रु मेहपा पंवार को आश्रय प्रदान किया था और कुंभा ने मेहपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने के लिए पत्र लिखा, लेकिन महमूद खिलजी ने शरणागत को लौटाना स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसको हार का सामना भी करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो सारंगपुर का जो युद्ध है वो मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था 1437 के अंदर। नेक्स्ट देखो भाई, सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण इसमें आ जाएगा आपके मालवा के मेहपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार कर दिया, यानी कि मालवा के जो सुल्तान थे महमूद खिलजी, उन्होंने मेवाड़ के जो शत्रु थे मेहपा पंवार उनको शरण दी थी। तत्कालिक कारण यही रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो महमूद खिलजी को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था। नेक्स्ट देखो, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो प्रारंभिक कारण आ जाएगा नागौर विवाद। व्याख्या देखो क्या दे रखी है, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण नागौर उत्तराधिकार विवाद था, जिसमें गुजरात की पराजय हुई थी और 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया था। 1456 ईस्वी में नागौर के स्वामी फिरोज खान के मरने पर उनका पुत्र शमस खान नागौर का स्वामी बना, परंतु उसे हटाकर उसके छोटे भाई मुजाहिद खान ने नागौर पर अधिकार कर लिया था और शमस खां कुंभा की मदद से फिर से नागौर का स्वामी बन गया था। शासक बनते ही उसने राणा से संबंध विच्छेदित कर दिए और शर्त के प्रतिकूल नागौर के किले की मरम्मत करवाने लगा। महाराणा ने नागौर पर चढ़ाई कर दी और शमस खां गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन की सहायता से महाराणा कुंभा की सेना का मुकाबला करने लगा, परंतु उसकी सेना हार गई और नागौर पर मेवाड़ का अधिकार स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सन 1453 में किसने मंडोर का मारवाड़ से कब्जा लिया था और अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया था? तो वो आ जाएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने 1453 के अंदर मंडोर पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट देखो, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? तो चंपारण की संधि होती है मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच, यानी कि मालवा और जो गुजरात के शासक थे उन दोनों ने चंपारण की संधि करके दोनों मिलकर के राणा कुंभा पर आक्रमण करने की सोच रहे थे। इस उन्होंने संधि की थी चंपारण की संधि या फिर चंपानेर की संधि, जो कि 1456 के अंदर की गई थी। तो देखो इसकी व्याख्या देखो, चंपारण या चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी महाराणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी तथा गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। इनके अनुसार मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी और विजय के उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट दिया जाएगा। इस संधि के अनुसार कुतुबुद्दीन शाह चित्तौड़ के लिए चला और मार्ग में आबू पर अधिकार कर आगे बढ़ा। महमूद मालवा की तरफ से राणा के राज्य पर घुसा और 1456 ईस्वी में दोनों की संयुक्त सेना ने राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन कुंभा को नहीं हरा सका और कुंभा ने इन दोनों सेना को परास्त कर दिया था। नेक्स्ट देखो भाई, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों पर हुआ क्योंकि, यानी कि जितने भी दुर्ग बने हुए देखोगे आप तो वो सारे के सारे पहाड़ियों पर बने हुए हैं। तो इसका क्या कारण था? तो वो कारण आता है इसमें कि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, यानी कि अगर जितने ऊंचाई पर होते हैं वो उतना ही सुरक्षित होता है, क्योंकि सैनिक अगर नीचे से आएंगे तो ऊपर से उनको मारने में आसानी रहती है भाई। इसकी व्याख्या देखो, शत्रुओं से रक्षा हेतु राजपूतों ने नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों के ऊपर ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों में हिंदूपत कहा जाता है? यानी कि विद्वानों का हिंदूपत, विद्वानों ने क्या कहा था? उनको हिंदूपत कहा था। तो वो आ जाएगा अपने राणा संगा। तो हिंदू सुल्तान किसको कहा? तो राणा कुंभा को कहा गया। हिंदूपत किसे कहा? तो राणा संगा को हिंदूपत कहा गया। इसकी व्याख्या देखो भाई, महाराणा सांगा 1509 से लेकर 1528 ईस्वी। सांगा भारतीय इतिहास में हिंदूपत नाम से विख्यात है और कर्नल जेम्स टॉड ने राणा सांगा को सिपाही का अंश, यानी कि भग्नावशेष या सिपाही का भग्नावशेष कहा था, सिपाही का अंश कहा है।
महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के परम यशस्वी महाराणा कुंभा के पौत्र और महाराणा रायमल के पुत्र थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को तथा राज्य अभिषेक 24 मई 1509 ईस्वी को हुआ था। अजमेर के करमचंद पंवार ने सांगा को उनके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा था और राज्य अभिषेक से पूर्व तक वे सांगा के आश्रयदाता भी थे। तो सांगा की रक्षा किसने की थी? तो करमचंद पंवार ने इनकी रक्षा की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इब्राहिम लोदी को खातौली का जो युद्ध होता है इसके अंदर सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। इसकी व्याख्या देखो, खातौली पीपलदा तहसील कोटा के अंदर स्थित है खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा विजयी रहा किंतु लंगड़ा हो गया था, यानी पैर पर चोट आगे आने की वजह से लंगड़ा हो गया था और इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया गया था। नेक्स्ट देखो भाई, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? तो वो आ जाएगा इब्राहिम लोदी। 1517 के अंदर खातौली कहाँ पर है? तो कोटा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, खातौली का युद्ध लड़ा गया था, तो खातौली का युद्ध कहाँ लड़ा गया है, किसके मध्य लड़ा गया? तो इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था। 1517 के अंदर ही खातौली का युद्ध होता है और कहाँ पे होता है? तो कोटा के अंदर होता था। नेक्स्ट देखो भाई, खातौली युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? तो निम्नलिखित कथनों को देखो और उनमें से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो यह युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, बिल्कुल सही है। खातौली मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है, ये गलत है भाई। खातौली जो है वो कोटा के अंदर स्थित रहने वाली है। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, बिल्कुल सही है भाई। महाराणा सांगा ने इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, बिल्कुल महाराणा सांगा इस युद्ध के अंदर क्या हो गया था? लंगड़ा हो गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो असत्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? तो निम्नलिखित शासकों में से खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? तो वो आ जाएगा अपने राणा सांगा। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी के अंदर कोटा के पास में पराजित किया था। गागरोन का युद्ध है वो किसके मध्य लड़ा गया था? तो गागरोन का युद्ध हो जाएगा महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा, यानी कि महमूद खिलजी जो है ये मालवा का शासक था। तो अभी भी देखो कुंभा के समय भी ये दुश्मनी चल रही थी, महमूद खिलजी प्रथम था और सांगा हुआ तब तक भी इनकी दुश्मनी चल रही है। महमूद खिलजी द्वितीय आ गया और सामने राणा सांगा आ गया और अभी भी ये पराजित ही हो रहे थे। व्याख्या देखो इसकी, गागरोन युद्ध 1519 ईस्वी, सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन दुर्ग दे दिया था, अतः मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय एवं गुजरात के मुजफ्फर शाह ने मिलकर गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया और इस युद्ध में सांगा को निर्णायक विजय प्राप्त हुई थी। महमूद को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में राणा ने उसके साथ मानवीय व्यवहार करते हुए उसे समाधान देकर मालवा लौटा दिया और इस युद्ध में पहली बार मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रमण युद्ध का आरंभ हुआ था। मालवा को मेवाड़ से अपनी ही भूमि पर पराजय मिली थी, यानी कि मालवा को मेवाड़ से अपनी ही भूमि पर पराजित करने का श्रेय किसको जाता है? तो राणा सांगा ने घर में घुस करके उनको मारा था। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? तो राणा सांगा के समय आगे थे महमूद खिलजी सेकेंड और कुंभा के समय पूछे तो आ जाएगा महमूद खिलजी प्रथम, ठीक है ना। ये आते हैं सांगा के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे कौन थे? तो सांगा ने किन को शरण दी? तो सांगा आता है महमूद लोदी और हसन खां मेवाती को राणा सांगा ने शरण दी थी। व्याख्या देखो इसकी, बाबर से पराजित होने के बाद कुछ अफगान सेनापति जैसे हसन खां मेवाती महाराणा सांगा की शरण में आ गए थे, यानी कि बाबर से पराजित होने के बाद महमूद लोदी और हसन खां मेवाती जो है वो राणा सांगा के शरण में आ गए थे। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को पराजित किया था? यानी कि कौन सा युद्ध हुआ था जहाँ पे सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया था और वो भी 16 फरवरी 1527 के अंदर? तो इसमें आपके आ जाएगा बयाना का जो युद्ध होता है इसके अंदर उनको पराजित किया गया था। व्याख्या देखो भाई इसकी, 16 फरवरी 1527 को सांगा ने बाबर की सेना को हरा बयाना दुर्ग कब्जा कर लिया था, यानी कि उनको सेना को हरा दिया और बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। बाबर ने इस हार का बदला लेने के लिए सांगा पर पुनः आक्रमण हेतु कूच किया
और बयाना विजय के बाद सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भुसावर होते हुए सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा। वह भुसावर में लगभग 1 माह ठहरा, लेकिन इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और उचित सैन्य संचालन का समय भी मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वाद्य यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया था? यानी अरबी जो वाद्य यंत्र इसका नाम है अरबी ताशा, ये है वो मेवाड़ी सेना के अंदर कब शामिल किया गया? तो वो आ जाएगा राणा सांगा द्वारा बयाना विजय में बाबर को पराजित करने के बाद अब अरबी ताशा है वो मेवाड़ी यंत्रों में या मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? यानी कि महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध में मारवाड़ से हेल्प करने आए थे, वो कौन थे? तो वो आ जाएंगे अपने राव गंगा है वो इनकी हेल्प करने के लिए आए थे। इसकी व्याख्या देखो भाई, जब खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ तो राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद की थी। यानी कि राणा गंगा खुद नहीं आया था, मालदेव आया था, लेकिन उस समय शासक जो थे वो राव गंगा ही थे। 4000 सैनिक भी भेजे थे साथ में। नेक्स्ट देखो भाई, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो किसके नेतृत्व में भेजी गई? तो आ जाएगा मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक है वो राव गंगा ने भेजे थे। नेक्स्ट देखो भाई, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा के युद्ध कब लड़ा गया था? तो राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का जो युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया? तो वो आ जाएगा आपके 17 मार्च 1527 के अंदर खानवा का युद्ध और राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था, 17 मार्च 1527। इसकी व्याख्या देखो भाई क्या दे रखी है, 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा और मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। खानवा का मैदान आधुनिक भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में गंभीर नदी के किनारे स्थित है। खानवा के मैदान में राणा की सेना में अफगान सुल्तान महमूद लोधी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर के राव जैत सिंह का पुत्र कंवर कल्याणमल, अमेर का राजा पृथ्वीराज, इडर का राजा भारमल और मेड़ता का रायमल राठौड़, रायसीन का सैलदी तंवर। जो खानवा युद्ध के पूर्व बाबर ने इनके द्वारा सांगा को शांति समझौता प्रस्ताव भेजा था और युद्ध में इनके द्वारा अंतिम समय में समर्थन वापस ले लिया गया था। और चंदेरी का मेदिनी राय और सांगा ने इसे गागराउंड की जागीर दी थी। इनकी चंदेरी का मेदिनी राय और ये जो है आते हैं अपने रायसीन का सैलदी तंवर, इन्होंने राणा सांगा के साथ धोखा किया था भाई। और जगनेर भरतपुर के अशोक परमार आए थे और सांगा ने इसे उपरमाल की जागीर दी थी। नागौर का खाना ज़्यादा आए थे और सिरोही का अखेराज आए थे। वागड़ डूंगरपुर का आए थे रावल उदय सिंह और सलुम्बर का रावत रतन सिंह जी आए थे। और देखो इसमें कौन कौन आए थे भाई, रतन सिंह जी के बाद देखो वीरमदेव मेड़ती आए थे और देवलिया से आए थे रावत बाग सिंह, नरबद हाड़ा, वीर सिंह देव, गोकुलदास कुंभ परमार, गोविंद के झाला अज्जा आदि सम्मिलित थे। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले पाती पर्वन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी और युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। और सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी। यानी कि पाती पर्वन ये परंपरा ये ऐसी एक कह सकते हैं कि सम्मेलन मान लो आप कि पाती पर्वन यानी कि सभी जितने भी राजपूत राजा है वो सभी एक राजा के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो ये होती है पाती पर्वन। और ये पाती पर्वन है वो अंतिम बार इसी समय हुई थी राणा सांगा के समय। तो समझ लो आप राणा सांगा कितना मतलब वर्चस्व था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो कौन कौन से थे वो जो लड़े थे देख लो। इसमें आ जाएगा आपके इडर का भारमल लड़ा था, राजा भारमल इडर से आए थे और वीरमदेव मेड़तिया भी इसमें आए थे। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा कि राजा भारमल इडर से आए थे और वीरमदेव मेड़तिया आए थे नागौर मेड़ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो कौन कौन शासक थे जो महाराणा सांगा की तरफ लड़ रहे थे? तो वो आपके आ जाएगा देखो महमूद लोधी आए थे,
और रावल उदय सिंह जी आए थे, हसन खां मेवाती आए थे और गोकुल दास परमार आए थे। यानी कि महमूद लोधी और हसन खां मेवाती, इनको तो शरण दी गई थी तो ये तो लड़ेंगे ही सामने से। तो महमूद लोधी और हसन खां मेवाती और रावल उदय सिंह और गोकुल दास परमार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध है 1527 के अंदर, 17 मार्च 1527 के अंदर राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो इसमें आपके आ जाएगा महमूद लोधी लड़ा था, हसन खां मेवाती लड़े थे, मालदेव आए थे मारवाड़ से और मेदिनी राय भी लड़े थे। चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय, इन्होंने भी राणा सांगा का साथ दिया था। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो बीकानेर से आने वाले आते हैं अपने राव कल्याणमल, जो कि बीकानेर से शासक थे और राणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर के साथ दिया था? तो इसमें आपके आ जाएगा सैलदी तंवर, यानी कि सैलदी तंवर ने और राणा सांगा के साथ गद्दारी की थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रावत जग्गा व रावत बाग किस शासक के सरदार थे? तो रावत जग्गा और रावत बाग जो है वो राणा सांगा के सरदार थे। कौन सा कथन है असत्य है? तो कथन देखो इसमें, महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई थी। तो बिल्कुल सही बात है भाई, राज सिंह ने भी मुगलों की अधीनता है अस्वीकार कर दी थी वापस। और खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 में लड़ा गया, ये गलत हो जाएगा भाई, 1527 के अंदर लड़ा गया था, 17 मार्च 1527। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान में राजस्थान में बहुत लाभ हुआ था। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ था, यानी कि राजस्थान पे आक्रमण नहीं किया था भाई, और तो क्या ही लाभ होगा बस। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गुहिल को माना जाता है। मेवाड़ का संस्थापक जो है गुहिल माना जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है वो असत्य रहने वाला है। राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था। यानी कि कौन सा राजपूत सरदार था जिसने जब राणा सांगा युद्ध में घायल हो गए थे तो इनका जो राज मुकुट है वो धारण करके युद्ध लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हो गए थे? तो वो आते हैं अपने जाला अज्जा। जाला अज्जा की वीरता को सलाम है भाई। व्याख्या देखो इसकी, खानवा युद्ध के दौरान राणा सांगा के सर पर एक तीर लगा जिससे वे मूर्छित हो गए थे। तब जाला अज्जा को सब राज चिन्हों के साथ महाराणा के हाथी पर सवार किया और उसकी अध्यक्षता में सारी सेना लड़ने लगी और झाला अज्जा ने इस युद्ध संचालन में अपने प्राण दिए और थोड़ी ही देर में महाराणा ने न होने की खबर सेना में फैलने से सेना का मनोबल टूट गया और बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, अभी तक नहीं किया है तो ठीक है। इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, इसमें कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं आपके, क्लिक कर दो सब्सक्राइब पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसमें फिर, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था भाई? खानवा का युद्ध जो है इसमें राणा सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या रहता है? तो वो आ जाएगा बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलगामा जो प्रणाली थी वो रहने वाली है। इसकी व्याख्या देखो, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण महाराणा सांगा के प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय देना और राजपूतों की युद्ध तकनीक भी पुरानी थी तो और वे बाबर की युद्ध की नवीन जो व्यूह रचना थी तुलगमा पद्धति से अब अनभिज्ञ थे। बाबर की सेना के पास तोपें बंदूकें थी जिससे राजपूत सेना की बड़ी हानि हुई थी और रायसेन के सैलदी तंवर और नागौर के खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में सांगा का साथ देकर के सांगा का साथ छोड़ करके बाबर के साथ जाकर मिल गए थे। यानी कि अंतिम समय में इन्होंने गद्दारी की थी सैलदी तंवर और नागौर के खानजादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? तो महाराणा सांगा का जो मृत शरीर है इसका दाह संस्कार है वो मांडलगढ़ के अंदर किया गया था। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु होने पर उनका शव कालपी से मांडलगढ़ समाधि स्थल ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया था। यानी कि राणा सांगा की जो छतरी बनी हुई है वो मांडलगढ़ के अंदर ही बनी हुई है। तो भाई राणा सांगा के सम्मान में एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो राणा सांगा की जो मृत्यु होती है वो हुई थी अपने 1528 के अंदर, यानी कि 30 जनवरी 1528।
यानी लगभग खानवा के युद्ध के बाद ही समझ लो आप, थोड़ी देर बाद मृत्यु हो ही गई थी, थोड़े दिनों बाद। तो 30 जनवरी 1528 के अंदर है वो राणा सांगा जी की मृत्यु हो जाती है। और इनका समाधि स्थल कहाँ पे है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखो भाई, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था? तो सांगा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बने? तो वो आते हैं राणा रतन सिंह। इसकी व्याख्या देखो, राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह व इसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। और 1531 में राणा रतन सिंह और सुरजनमल हाड़ा दोनों अहेरिया उत्सव आकेट खेलते खेलते आपस में झगड़ पड़े और दोनों आपस में मारे गए। यानी कि युद्ध करने, मतलब शिकार खेलने गए थे और कुछ कह सुनी हो गई थी और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए थे। तो पीछे राणा विक्रमादित्य शासक बन गया था। नेक्स्ट देखो भाई, राणा रतन सिंह किस की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक बना था? तो राणा रतन सिंह जो है वो महाराणा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद शासक बना था। तो राणा विक्रमादित्य मतलब राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? तो वह आता है राणा विक्रमादित्य। यानी कि रतन सिंह का जो छोटा भाई था राणा विक्रमादित्य, वो शासक बनते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? तो इसमें आ जाएगा आपके 1533 ईस्वी के अंदर सुल्तान जो था बहादुर शाह, उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमला किया था। व्याख्या देखो इसकी, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग 1533 से लेकर 1535 तक चला था। तो 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर इस समय राणा सांगा की द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य का शासन था और चित्तौड़ की रक्षार्थ कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी कि हमें रक्षा करो, मगर हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका और अंततः कर्मावती ने सुल्तान से संधि की और 24 मार्च 1533 को सुल्तान चित्तौड़ से लौट गया था। 1534 में सुल्तान ने फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय हुमायूं भी बहादुर शाह के विरुद्ध लड़ने हेतु चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान किया और ग्वालियर पहुंचकर वहीं रुक गया था। विक्रमादित्य किले की रक्षा का भार देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह को सौंपकर बूंदी चला गया था। अतः किले का पतन जानकर रानी कर्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ जोहर किया और राजपूत योद्धा लड़ते हुए मारे गए थे। यानी कि चित्तौड़ का ये दूसरा शाखा जो है वो 1535 के अंदर 1534 के लगभग होता है। ये घटना चित्तौड़ के दूसरा शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। 15 मार्च 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने किले पर अधिकार कर लिया, मगर हुमायूं के आने की खबर सुनकर उसने चित्तौड़ को वापस छोड़ दिया। अतः विक्रमादित्य ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य चित्तौड़ का पुनः शासक बन गया था। यानी कि युद्ध होते ही भाग गया और युद्ध शांत होते ही वापस राजा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो दूसरा शाखा होता है 1534 में। उस समय देवलिया के प्रताप ठाकुर बाघ सिंह थे किसरे करने के लिए, और जोहर किया था रानी कर्मावती ने और आक्रमण किया था बहादुर शाह ने। ठीक है ना, 3 नाम ध्यान रखना। कब हुआ था? एक तो 1534 में होता है, और केसरिया किसने किया? तो बाघ सिंह ने किया था, और जोहर किसने किया? तो कर्मावती ने किया था। आक्रमण किसने किया? तो बहादुर शाह ने किया था भाई। नेक्स्ट देखो, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया था? तो रानी कर्मावती ने है वो जोहर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? मेवाड़ का राणा कौन थे उस समय? तो वो आ जाएगा उदय सिंह। यानी कि अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग का घेराव किया गया था। उस समय वो शासक कौन था? तो उदय सिंह उस समय महाराणा थे। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। उदय सिंह का जो शासनकाल है वो 1537 से लेकर 1572 ईस्वी के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को ऐसे समय शरण दी जब अकबर ने उसके शासन छीनने की कोशिश कर रहा था। उदय सिंह चित्तौड़ का भार जयमल और फत्ता पर छोड़कर स्वयं उदयपुर में मोर्चा लगाया। अकबर का चित्तौड़ घेराव काफ़ी लंबा चला, लेकिन बदकिस्मत से एक दिन रात को दीवार की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम नामक बंदूक की गोली से मारा गया था। यानी कि जयमल जो है वो अकबर की जो संग्राम बंदूक थी उससे गोली लगने की वजह से मर गए थे। और जयमल और फत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा किले पर हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण की मूर्तियां बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई थी। और 25 फरवरी 1568 में अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया
और ये चित्तौड़ दुर्ग का तृतीय शाखा रहने वाला है। तो उस समय जयमल और फतेह ने तो जोहर किया था और फूल कंवर थे उन्होंने यहाँ पे शाखा किया था भाई, सॉरी उन्होंने जोहर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? तो अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? तो वो आ जाएगा आपके 25 फरवरी 1568 के अंदर। यानी कि चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए थे भाई, एक होता है 1303 के अंदर, एक होता है अपने 1534 के अंदर, एक होता है 1568 के अंदर। ठीक है ना, नाम ध्यान रखना तीनों का कि यहाँ पे शासक थे रतन सिंह और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 34 में शासक थे कौन? तो इसमें विक्रमादित्य शासक था, लेकिन केसरिया किसने किया था? वो रावत बाघ सिंह ने किया था और आक्रमण किए थे बहादुर शाह ने। और 1568 के अंदर शासक कौन थे? तो इसमें आपका आ जाएगा उदय सिंह शासक था, जयमल और फतेह ने यहाँ पे केसरिया किया था और फूल कंवर ने यहाँ पे जोहर किया था, अकबर ने यहाँ पे आक्रमण किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब होता है? तो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा जो है वो 1568 ईस्वी के अंदर हुआ था। मेवाड़ के उस महाराणा का नामो उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी थी। तो बाज बहादुर को शरण दी इसीलिए अकबर ने इस पर आक्रमण किया था। तो वो शासक अपने उदय सिंह रहने वाला है। तो महाराणा उदय सिंह जी ने बाज बहादुर को क्या दी थी? शरण दी थी भाई। नेक्स्ट देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? तो वो आ जाएगा आपके कुंभलगढ़। व्याख्या देखो इसकी, उदय सिंह की रानी जयवंती बाई जो कि पाली नरेश अखेराज सोनगरा की पुत्री थी कि कोख से महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को जो कि ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 रविवार को हुआ था, और वो भी कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल जूनी कचेरी में हुआ था। इनके बचपन का जो नाम है वो किक्का आता है भाई। क्या आता है? बचपन का नाम किक्का के नाम से जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आज अगर मेवाड़ साइड देखोगे तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको किक्का ही कहते हैं भाई, नॉर्मली भाषा है, उनको किक्का ही कहते हैं छोटे बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था? तो शासक बनने से पहले किक्का के नाम से किसे जानते थे? तो वो आ जाएगा महाराणा प्रताप को किक्का के नाम से भी जानते थे। महाराणा प्रताप का जन्म है वो किस वर्ष में हुआ था? तो वो आ जाएगा आपके 1540 के अंदर, 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया और विक्रम संवत 1597। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है गोगुंदा के अंदर। व्याख्या देखो इनकी, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मान सिंह ने यहीं अपनी सेना का पड़ाव डाला था और महाराणा उदय सिंह के अग्नि संस्कार के पश्चात महाराणा प्रताप का राज तिलक है वो गोगुंदा की पहाड़ी गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर राणा प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया था। जहां आज एक छोटी छतरी बनी हुई है, ज्ञातव्य है कि महाराणा प्रताप का विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में हुआ था। यानी कि जहाँ पे अंतिम संस्कार करने गए थे वहीं पर इनका वो राज्याभिषेक कर दिया गया था, ताकि दूसरे जो भाई है वो इसमें पहले राज्याभिषेक नहीं कर ले। इसलिए महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली थी? तो राजगद्दी संभालने का जो काम है वो 28 फरवरी 1572 के अंदर किया गया था। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? यानी कि अकबर के साथ जब अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए कुछ राजदूत भेजे कि आप जाओ और महाराणा प्रताप को समझा करके कैसे भी करके उनको अपने अधीन करो, इसके लिए 4 मंत्रिमंडल भेजे गए थे। तो वो क्रम वाइज बताने थे कौन कौन थे। तो इसमें सबसे पहले जो आए थे वो थे आपके जलाल खां, उसके बाद आए थे मान सिंह, उसके बाद आए थे भगवंत दास और सबसे लास्ट में आए थे टोडरमल। तो ये आप क्रम ध्यान रखना इनका, सबसे पहले आए थे जलाल खां, फिर आए थे मान सिंह, फिर आए थे भगवंत दास, फिर आए थे टोडरमल। व्याख्या देखो भाई इसकी क्या दे रखी है। मेवाड़ के इस शासक को अपनी अधीनता में लाने के लिए अकबर ने निम्नांकित प्रस्ताव भेजे। पहला संधि प्रस्ताव सितंबर 1572 में जलाल खां कोरची के नेतृत्व में भेजा गया था। तो कौन किसके नेतृत्व में? 1572 के अंदर जलाल खां कोरची के नेतृत्व में। दूसरा भेजा था जून 1573 के अंदर कंवर मान सिंह के नेतृत्व में भेजा गया था। तो कछुआ शासक थे मान सिंह, उनके नेतृत्व में 1573 में भेजा गया था। तीसरा अक्टूबर 1573 में भेजा गया था, राजा भगवंत दास के नेतृत्व में भेजा था। और चौथा भेजा दिसंबर 1573 के अंदर राजा टोडरमल के नेतृत्व में भेजा गया था। यानी कि 1573 के अंदर 3 भेजे गए थे, 1572 में जलाल खां को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो प्रथम दूत के रूप में आए थे जलाल खां कोरची, जो कि 1572 के अंदर आए थे। नेक्स्ट देखो, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करने वाले थे भगवंत दास जी, जो कि 1573 के अंदर ये आए थे, शिष्टमंडल में शामिल हुए थे 1573 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर ले? तो सबसे लास्ट में शांति दूत बन के कौन आए थे? तो वो आए थे अपने टोडरमल जी, जो कि 1573 के अंदर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागौर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किससे भेजा था? तो जो गुजरात अभियान के दौरान जा रहे थे तब अकबर ने एक सुलह वार्ता के लिए भेजा था, वो थे अपने जलाल खां कोरची, जो कि प्रथम शिष्टमंडल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई इसका, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो वो आपका आ जाएगा 15 जून 1576 के अंदर, ठीक है ना। 15 जून 1576 के अंदर हल्दी घाटी का भीषण युद्ध लड़ा गया था भाई। और इसके बारे में व्याख्या देखो क्या दे रखी है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, यह युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे से बाहर बनास नदी के निकट खमनौर गांव, जो कि राजसमंद में, वहां पे हुआ था। और 18 जून 1576 को विक्रम संवत 1633 ज्येष्ठ सुदी को हुआ था। और 21 जून 1576 को ऐसा कहा जाता है, ये अपनी जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है ये कहती है 21 जून को हुआ था, और राजस्थान बोर्ड कहता है कि 18 जून को हुआ था। तो हमें अपने 18 जून ही मानना है, राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है उसी अकॉर्डिंग चलना है। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद के अंदर खमनौर गांव में हुआ था, ठीक है ना। आगे देखो भाई इसमें क्या दे रखा है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे और सादड़ी का झाला बिद्दा और बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना या मान सिंह ने प्रताप का स्थान धारण किया था। तो सादड़ी का झाला बिद्दा वो तो है राजस्थान बोर्ड की 11वीं क्लास की किताब के अकॉर्डिंग, और कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना या फिर मान सिंह थे जिन्होंने प्रताप का स्थान लिया, अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यानी कि राणा सांगा के समय सांगा का जो राज तिलक धारण किया था वो थे झाला अज्जा, ठीक है ना। और प्रताप के समय है वो राज तिलक धारण करने वाले कौन थे? तो झाला बिद्दा या झाला मन्ना या फिर झाला मान सिंह भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, आपको एक ही क्लिक करना है। तो झाला बिद्दा या फिर झाला मन्ना। और प्रताप बंदी नहीं बनाए जा सके, राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, राजविलास आदि राजस्थानी स्रोत हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। और राजस्थान सरकार द्वारा दावा किया गया कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की नई वर्ण महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और इसके पीछे सरकार ने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में उदयपुर में मीरा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने शोध का हवाला दिया। उसके अनुसार युद्ध के बाद अगले ही 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों की ज़मीनों के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए थे। और ज़मीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा को होता है। यानी कि इस समय तक हल्दी घाटी पर जो अधिकार था, हल्दी घाटी का जो पास का एरिया है, इस पे राणा प्रताप का ही शासन था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की विजय हुई थी। तो राणा प्रताप के सम्मान में और उनको अगर आप मानते हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इतने सब्सक्राइब कर दो कि 1 मिलियन हो जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। यह युद्ध का वर्णन युद्ध के एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूनी ने मुक्त खब उत त्वारिक में किया था। यानी कि ये जो इतिहासकार आते हैं ना मुगलों के, बदायूनी है, अमीर खुसरो है, ये युद्ध में जाते हैं युद्ध के बारे में लिखने के लिए। अजीब आदमी यार, मतलब युद्ध के बारे में लिखना है, इसलिए हम आपके साथ चलेंगे। कहीं से एक भला आके घुस गया तो फिर कोई और लिखेगा फिर। तो बदायूनी ने मुक्त खाब उत त्वरिक के अंदर ये लिखा था भाई, इस युद्ध का पूरा वो कहता है ना कि आंखों देखा वर्णन किया था। तो ये पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, कौन सी पुस्तक है? तो मुक्त उत त्वरिक पुस्तक है। और किसने लिखी? तो बदायूनी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट देखो भाई, हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी ने किस ग्रंथ में होती है? तो ये जेल प्रेरी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है देखो। यानी कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने किस ग्रंथ के अंदर हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था? तो वो आ जाएगी मुंतखब उत त्वारिक। ये पुस्तक की ध्यान रखनी है। और इसके जो लेखक है बदायूनी, इसका भी नाम ध्यान रखना है भाई।
कौन सा शख्स हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? तो इसमें आपका आ जाएगा राज प्रशस्ति कहती है कि महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, राज प्रकाश भी कहता है कि महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, और जगदीश मंदिर प्रशस्ति भी क्या कहती है कि महाराणा प्रताप ही विजय हुए थे। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें थोड़ा सा ऐसे धुंधला दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बोल के पढ़ा दूंगा तो आप आराम से सुन लीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध किस मैदान या किस जिले में स्थित है? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध का मैदान था वो किस जिले में स्थित है भाई? तो वो आ जाएगा आपके राजसमंद के अंदर, खमनोर की जो पहाड़ियाँ हैं इन्हीं के पास में स्थित है। नेक्स्ट देखो, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो इसमें मुगल सैनिक जो थे वो थे 80,000 सैनिक, ठीक है ना। तो मुगल सैनिक कितने थे भाई? तो 80,000 सैनिक है वो मुगलों के थे। इसकी व्याख्या देखो, वीर विनोद में उल्लेखित कि मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार मान सिंह के अधीन 80,000 सैनिक और प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। नैन सिंह के अनुसार मान सिंह के पास 40,000 सैनिक और प्रताप के पास 9,000 सैनिक थे। युद्ध में उपस्थित इतिहासकार बदायूंनी के अनुसार मान सिंह की सेना में 5,000 सैनिक और प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार थे। यानी कि बदायूंनी जो युद्ध के बीच में खड़ा था अपनी डायरी लेके और लिख रहा था कि भाई मान सिंह के पास तो 5,000 सैनिक है और प्रताप के पास है वो 3,000 सैनिक है भाई, ठीक है ना। तो तीनों का अलग अलग मत है, तो अलग अलग मत आपको ध्यान रख लेना है कि भाई किसके अकॉर्डिंग कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? यानी कि कौन कौन से राजपूत थे जो राणा प्रताप के साथ में थे? तो वो आपके आ जाएगा भाई, एक तो राम सिंह तंवर थे या राम शाह भी कह सकते हैं, और बीदा झाला या बीदा माना या बीदा मान सिंह भी कह सकते हैं, क्योंकि वो तो लास्ट में उनका मुकुट धारण करके अंतिम पड़ाव लड़ाई था उन्होंने। और तीसरे नंबर आता है रावत कृष्ण सिंह चुंडावत, तो ये भी बिल्कुल इन्हीं के साथ थे। लेकिन माधव सिंह कछुआ और अशोक परमार ये दोनों गलत है भाई, ये इसमें इनके साथ में नहीं थे। अशोक परमार तो खानवा के युद्ध में आए थे संगा के साथ में, तो अभी तक कहाँ आएंगे, वो तो कब थे बेचारे निपट गए थे। और माधव सिंह कछुआ ये तो बाद में आएंगे, अभी है ही नहीं। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2 और 3 है वो इनमें साथ थे, राम सिंह तंवर, बीदा झाला और रावत कृष्णदास चुंडावत। नेक्स्ट देखो, इसकी व्याख्या क्या दे रखी है। हल्दी घाटी युद्ध, महाराणा प्रताप की सेना का जनरल था प्रताप, और प्रताप की सेना के कमांडर थे मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी, जो कि हरावल का भाग नेतृत्व संभाल रहे थे। सलुम्बर का चुंडावत कृष्णदास, ग्वालियर का राजा राम सिंह तोमर या तंवर राम सिंह कह सकते हैं, और उनके 3 पुत्र आए थे, सालीवान, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। और सादड़ी के झाला बिद्दा, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत संगा और झाला मान सिंह थे, तथा भील नेता पूंजा भील सेना के पीछे वाले चंदावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे। और पुरोहित गोपीनाथ, चारण जैसा, जयमल मेहता, जगन्नाथ, भामाशाह और ताराचंद प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। अकबर की सेना का जनरल था आसफ खां, और अकबर की सेना के कमांडर थे वो थे मुगल सूबेदार, ठीक है ना भाई। और मान सिंह राणा प्रताप के भाई जगमाल, शक्ति सिंह और सगर मुगल सेना में हरावल के भाग में थे। यानी कि राणा प्रताप के जो भाई थे ना, जगमाल और शक्ति सिंह, ये दोनों मुगल सेना के हरावल के अंदर लड़ रहे थे अभी। और सेना का सबसे आगे वाला भाग का नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा था, और उनके साथ महमूद बख्शी, रफ़ी, जगन्नाथ कछुआ, आसफ खां थे। चंदावल भाग का नेतृत्व माधव सिंह कछुआ अग्रिम भाग में कर रहे थे, और मित्र खां भी कर रहे थे अग्रिम भाग का। चंदावल का अग्रिम जो नेतृत्व थे वो किसके पास था? तो माधव सिंह कछुआ के पास था भाई। और इसमें देखो एक चीज़ है कि शक्ति सिंह जो है ना, ये था तो मुगल सेना की तरफ, लेकिन जब लास्ट में प्रताप है वो घायल होकर के भाग रहे थे, तो इनके घोड़े के पैर में चोट लगी थी, तो शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा है वो महाराणा प्रताप को दिया था भाई कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। यानी कि भाई तो भाई होता है भाई, चाहे वो विपक्ष में लड़ रहा हो, लेकिन सोचेगा तो भाई की सोचेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई इसका, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट जो अकबर था, इसकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मान सिंह प्रथम कर रहे थे भाई। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व करता कौन थे? तो हरावल में थे हकीम खां सूरी। ये मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ भाई, हकीम खां सूरी, ठीक है ना, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो महाराणा प्रताप की ओर से चंदावल दस्ते में शामिल कौन कौन थे? तो वो आपके आ जाएगा भाई,
1 2 3 और 5 यानी कि पुरोहित गोपीनाथ इसमें शामिल थे, और राणा पुंजा भील इसमें शामिल थे, और जयमल मेहता इसमें शामिल थे, और एक आ जाएंगे अपने चारण जैसा। ये सारे के सारे हैं वो चंदावल दस्ते में शामिल थे। पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा भील और जयमल मेहता और चारण जैसा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जो भील सेना थी उनका कमांडर आता है राणा पुंजा जी भील। ठीक है ना। भीलों के कमांडर कौन थे भाई? पुंजा जी भील थे उसमें। नेक्स्ट देखो, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो खमनोर का युद्ध कहने वाले हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने कहा है कि ये तो खमनोर का युद्ध था भाई। ठीक है ना। और मेवाड़ की थर्मोपली कहने वाले कौन थे? तो कर्नल जेम्स टॉड थे। और इसे गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? तो बदायूनी ने कहा था। बदायूनी ने कहा ये तो गोगुंदा का युद्ध है। ठीक है ना। तो अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। ये देखो नीचे व्याख्या में दे रखा है। हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम आते हैं, हाथी युद्ध भी कहते हैं इसको। और अबुल फजल ने इसको कहा है खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने इसे कहा है गोगुंदा का युद्ध, और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कहा है मेवाड़ के इतिहास में थर्मोपली। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई, हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है? तो हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहने वाले कौन थे? तो वो आ जाएगा कर्नल जेम्स टॉड थे। नेक्स्ट देखो, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहने वाले आते हैं अपने अबुल कादिर बदायूनी। यानी कि बदायूनी वो आंखों देखा वर्णन लिख रहा था, तो उसने कहा ये मैदान कौन सा है? तो कहा गोगुंदा का मैदान है। तो अच्छा ये गोगुंदा का युद्ध है इसलिए, तो इसने गोगुंदा का युद्ध बोला था। किसने? अबुल कादिर बदायूनी। इसकी पुस्तक कौन सी थी? मुक्त ख्वाब उत त्वारिक। पुस्तक का नाम ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के जो वीर हाथी थे उनका नाम क्या था? तो वो आ जाएगा राम प्रसाद। और राम प्रसाद जब युद्ध के बाद मुगलों के अधीन चला गया तो इसका नाम चेंज करके क्या किया था वो आपको कमेंट करके बताना है, या इसमें लिखा हुआ होगा, देख लिया होगा आपने ना। तो हाथी देखो, हल्दी घाटी के युद्ध के प्रमुख हाथी कौन कौन से थे? राणा प्रताप के हाथी का नाम तो राम प्रसाद था, मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, अकबर के हाथी का नाम था हवई, और अन्य प्रसिद्ध हाथी देखा जाए तो लूणा है, गजमुक्ता है, गजराज है, रन मंदार है और खांडेराव चक्रवाप है। यानी कि इसमें राम प्रसाद का जो नाम चेंज किया वो नहीं है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि जब राम प्रसाद मुगलों के अधीन चला गया तो इसका नाम है वो क्या कर दिया था। ठीक है ना। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट हाथी है इनका नाम तो ध्यान रखना ही है। राम प्रसाद महाराणा प्रताप का हाथी, मर्दाना मान सिंह का हाथी, हवई है वो अकबर का हाथी, और लूणा, गजमुक्ता, गजराज, रन मंदार, खांडेराव चक्रवाप ये सारे हाथी प्रमुख थे। नेक्स्ट देखो भाई, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम बताओ। यानी कि जो हाथी अपना पराक्रम बहुत ही बखूबी रूप से दिखाया था वो कौन कौन से थे? तो वो आपके आ जाएंगे, एक तो लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्ता और गजराज। यानी कि ये चारों हाथी ने इतना तहलका मचाया था कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी कि वाह गजराज आ गए। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, गजराज और रणमंदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? तो गजराज और रणमंदार ने हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट देखो भाई, किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया था? तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद चावंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था। तो चावंड को राजधानी किसने बनाया? तो महाराणा प्रताप ने बनाया। इसकी व्याख्या देखो, चावंड सरड़ा तहसील सलूम्बर जिले के अंदर स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने 1585 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ चावंड यानी कि चामुंडी नदी के पूर्वी किनारे स्थित को मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित करके किया था। उन्होंने चावंड को लूणा से विजित कर अपने अधीन किया था। उनके जीवन काल में 12 वर्ष तक यह मेवाड़ की राजधानी रहा, और उसके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज में प्रारंभिक 16 वर्ष चावंड ही में बीते थे, और चावंड में 28 साल मेवाड़ की राजधानी रहा था। यानी कि चावंड जो है वो मेवाड़ की 28 साल तक राजधानी रही थी वही। और राजधानी बनी कब थी? तो 1585 के अंदर चावंड को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट देखो, इसमें महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की थी? तो नवीन राजधानी चावंड में स्थापित की थी 1585 के अंदर, और चावंड है 28 साल तक है वो राजधानी रहती है भाई। नेक्स्ट देखो, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी? तो चावंड कितने वर्षों तक रही थी? इसमें महाराणा प्रताप के लिए रही थी 12 वर्ष तक, और फिर 16 वर्ष तक रही थी अमर सिंह के लिए। तो 16 और 12 कितने हो गए भाई?
28 वर्ष हो गए ना, तो टोटल 28 वर्ष तक है वो चावंड है वो मेवाड़ की राजधानी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा था? तो युद्ध हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से है वो युद्ध जारी रखा? तो वो है चावंड, जो कि नवीन राजधानी बनी थी 1585 के अंदर और 28 साल तक इस राजधानी रही थी। नेक्स्ट देखो, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा डैश 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 से संबंधित है। तो दिवेर नामक स्थल जो है वे किस राजा से संबंधित है? जो कि टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है आज वर्तमान में, तो वो आ जाएगी अपने महाराणा प्रताप से संबंधित है। व्याख्या देखो इसकी, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से ही प्रारंभ किया था और दिवेर वर्तमान राजसमंद जिले में उदयपुर अजमेर मार्ग पर स्थित है। यह मुगलों द्वारा इन घाटियों में स्थापित 4 थानों यानी कि छावनियाँ बनी थी। यहाँ पे देवल डूंगरपुर के अंदर थी और देवबारी उदयपुर में थी, देशसूरी पाली में था और दिवेर ब्यावर की और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये 4 कह सकते हैं कि सैनिक छावनियाँ थी कि जहाँ पर भी प्रताप दिखे उसको बंदी बना के दिल्ली भेज देना। तो 4 कौन कौन सी थी भाई? तो ये नाम ध्यान रखना आपको। देखो, एक तो देवल थी, एक देवारी था, एक देशसूरी था और एक दिवेर था, यानी कि सभी दी पे स्टार्ट हो रही है। देवल, देवारी, देशसूरी और दिवेर। दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सरिया सुल्तान खां था। कौन था भाई? तो दिवेर के जो शाही थाने का जो मुख्य सम्राट था ना, यानी कि सर्कल इंस्पेक्टर जगह होनी, वो था अपने सरिया सुल्तान खां। और दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास स्थल बनाया था भाई। नेक्स्ट देखो, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था भाई? तो महाराणा प्रताप ने शासन किया था 24 वर्षों तक। 24 वर्ष तक वो शासक रहे थे महाराणा प्रताप। व्याख्या देखो, महाराणा प्रताप 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप 28 फरवरी 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे और 19 जनवरी 1597 को प्रताप धनुष की प्रतंचा चढ़ाते हुए घायल हो जाने पर 57 वर्ष यानी कि 56 वर्ष और 9 महीने की आयु में चावंड में इनका देहांत हुआ था। और सलूम्बर जिले के बांडोली गांव में केजड़ बांध की पाल पर महाराणा का देहदाह संस्कार हुआ था, जहां इनकी छतरी निर्मित की गई है और निर्माण अमर सिंह प्रथम ने करवाया था। तो छतरी कहाँ पर है अभी? तो बांडोली के अंदर इनकी छतरी है और संगा की छतरी कहाँ पर है? तो मांडलगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखो भाई, दिवेर का युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ था? तो दिवेर का युद्ध आपको देखो किस किस के मध्य होता है? तो महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच में होता है। व्याख्या देखो इसकी, दिवेर भीम तहसील राजसमंद के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि ये मेवाड़ का मैराथन युद्ध था और महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया था। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप व दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खां के मध्य युद्ध होता है, जिसमें प्रताप है वो विजयी रहते हैं। तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। और किस किस के मध्य होता है? तो महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के मध्य होता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय कहाँ के अधिकारी थे? यानी कि 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी कौन थे? तो वो आ जाएगा आपके सुल्तान खां गोरी, जो कि अकबर के काकाश्री थे, सरिया सुल्तान खां गोरी। नेक्स्ट देखो, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? तो वो आ जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध को, हल्दी घाटी को तो उसने थर्मोपल्ली कह के बुलाया था, जबकि दिवेर के युद्ध को बोला था कि ये तो मेवाड़ का मैराथन है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितने बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार आक्रमण के लिए भेजा? तो वो आ जाएगा आपके 3 बार है वो शाहबाज खां ने आक्रमण किया था, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहा था भाई। इसकी व्याख्या देखो, अकबर ने मेवाड़ को विजित करने का दायित्व शाहबाज खां को सौंपा। शाहबाज खां 1577 से लेकर 1580 के बीच मेवाड़ के विरुद्ध 3 सैन्य अभियान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व करने वाले थे शाहबाज खान नहीं, जगन्नाथ थे। कौन थे भाई? जगन्नाथ थे, जिसने अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किया था। और इसमें जो जो आक्रमण हुए थे उसकी डायरी देख लो, किस अकॉर्डिंग आक्रमण हुए थे।
तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान देखो, वर्ष और इस तरफ है नेतृत्व करता है। तो मान सिंह आते हैं 1576 के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध में, भगवान दास, मान सिंह और कुतुबुद्दीन खां आते हैं 1576 के अंदर, अकबर खुद आता है 1576 के अंदर, फिर शाहबाज खां को भेजता है 77 के अंदर, शाहबाज खां आया था 78 के अंदर, शाहबाज खां आया था 80 के अंदर, और अब्दुल रहीम खान खाना आए थे 1580 के अंदर, और जगन्नाथ कछुआ अंतिम अभियान लेके आए थे 1584 और 85 के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे थे। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे। तो वो आ जाएगा अपने अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा था, इसके बाद आए थे शाहबाज खां, और सबसे लास्ट में आए थे जगन्नाथ कछुआ। तो ये नाम ध्यान रखना आपको, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खां 3 बार आया था, 77, 78 और 80 के अंदर। ठीक है ना। और जगन्नाथ कछुआ आए थे 84, 85 के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्न में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा था। तो 1584 के अंदर किसे सौंपा, तो वो आ जाएंगे अपने राजा जगन्नाथ कछुआ को सौंपा कि हम सब ने तो कोशिश कर ली है, अपने आप जाकर के कोशिश कर लो, अगर पकड़ में आए तो पकड़ के लेके आओ और हमारे सामने पेश करो। लेकिन अकबर प्रताप को पकड़ना भाई, वो कहता है ना कि संभव ही नहीं, असंभव काम है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था। तो कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने वाले कौन थे, वो आ जाएंगे शाहबाज खां। 77 में भी शाहबाज खान है, 78 में भी शाहबाज खान है, और 18 के अंदर भी शाहबाज खान ने आक्रमण किया था भाई। और इसकी व्याख्या देखो भाई, कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र राजधानी बनाकर मुगल स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। इससे क्रुद्ध होकर के अकबर ने 1577, 78 और 80 में शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना मेवाड़ की ओर भेजी, और शाहबाज खां ने 1578 ईस्वी में लंबे समय तक कुंभलगढ़ पर आक्रमण जारी रखा। रसद की कमी होने पर प्रताप किले का भार मान सिंह सोनगरा को सौंपकर पहाड़ों की ओर निकल गया था। अंत में भीषण संघर्ष के बाद 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, किंतु कुछ समय बाद महाराणा ने पुनः उस पर अधिकार करके अक्षय राज के पुत्र सोनगरा को किलेदार नियुक्त कर दिया था। यानी कि महाराणा प्रताप भी मुगलों के ऊपर वगैरह ना बांधने वाले थे भाई, कि आप अगर डाल हो तो मैं पात वो वाले। इसमें राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में से कौन कौन से कथन है वो सत्य है, वो आपको पहचानने थे। तो इसमें देखो, कथन नंबर 1 दे रखा आपको कि अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। बिल्कुल सही बात है, सौतेला भाई जगमाल था और उसको जहाजपुर की जागीर देकर के अपनी ओर मिला लिया था। नेक्स्ट देखो, मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया था। बिल्कुल सही बात है। और राणा प्रताप ने इडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया था। ये भी बिल्कुल सही बात है भाई। और राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 के अंदर छेड़ा गया था, जब जगन्नाथ कछुआ को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी असफल रहे थे। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये चारों ही कथन जो है वो सत्य है भाई। व्याख्या देखो इसकी, महाराणा उदय सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी व प्रिय रानी जैसलमेर के भाटी राजवंश की पुत्री धीरबाई से उत्पन्न पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यानी कि उदय सिंह जी ने जगमाल को अपना वारिस बनाया था, जबकि प्रताप सबसे बड़े और योग्य पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह का देवसान 28 फरवरी 1572 को हो गया था, और उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को राजगद्दी पर बैठा दिया गया था। लेकिन जालौर के अखेराज व ग्वालियर के राम सिंह ने इनका विरोध किया और गद्दी पर बैठे जगमाल को हटा दिया। इस पर जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर के पास पहुंचा, जिसने उसे पहले जाजपुर और पीछे औदी की जागीर भी दे दी थी। जाजपुर की तहसील इनको दे दी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध इतना अनिर्णायक रहा कि 4 महीने बाद ही स्वयं अकबर को यहाँ आना पड़ा, और 13 अक्टूबर 1576 में अकबर ने स्वयं ही अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई आरंभ की, और अकबर सेना सहित गोगुंदा पहुंचा, परंतु महाराणा प्रताप वहां से पहाड़ों में चले गए थे। और नवंबर 1576 ईस्वी के अंत तक अकबर मेवाड़ में रहा था, और मेवाड़ का नाम है मोहम्मदाबाद रखा था।
लेकिन वह प्रताप को नहीं पकड़ सका था। भाई प्रताप को पकड़ने में असफल रहे थे। और अकबर के जाने के बाद प्रताप ने मुगल सेनानायकों को मारकर गोगुंदा पर पुनः कब्जा कर लिया था और आमेर के राजा भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। अब अकबर मेवाड़ के मामले में इतना निराश हो चुका था कि छुटपुट कार्रवाई उसे निरर्थक लगी और बड़े अभियान के लिए वह अवकाश नहीं निकाल सका था। 1586 से लेकर 1596 तक 10 वर्ष की सुदीर्घ अवधि में प्रताप को जहाँ का तहाँ छोड़ दिया गया। इसे अघोषित संधि कहा जा सकता है अथवा अपनी व्यवस्था की अकबर द्वारा परोक्ष स्वीकृति। इसी दौरान प्रताप ने अकबर के विरुद्ध राजस्थान के शासकों के साथ गुटबंदी आरंभ कर दी तथा ईडर के नारायण दास जो कि राणा प्रताप के ससुर थे, सिरोही के राव सुल्तान, जालौर के ताज खां को अपनी ओर मिला लिया गया। और अतः सर टॉमस रो ने कहा था कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। यानी कि जो बाद में अमर सिंह है वो संधि कर लेंगे, तब सर टॉमस रो कहेंगे कि बादशाह ने मेवाड़ के राणाओं को आपस में समझौते से अधीन किया था, न कि अपने सैन्य बल से। ठीक है ना, ये लास्ट में बोलेंगे अमर सिंह जब समझौता करेगा तब। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन कहा है, ये कथन किसने कहा है भाई? तो सर टॉमस रो ने कहा है कि बादशाह कितना भी पावरफुल होगा लेकिन मेवाड़ के सामने उसने भी घुटने टेक दिए है, उसने आपसी बातचीत से ये अधीनता स्वीकार करवाई है। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? तो 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का जो प्रशासन सौंपा था वो आ गए थे आमेर के जगन्नाथ कछवा को सौंप दिया था। नेक्स्ट देखो भाई, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो जगमाल था, जगमाल सिंह को ये जागीर प्रदान की थी। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां कहाँ का शासक था? तो ताज खां और जालौर के शासक थे ताज खां। नेक्स्ट देखो, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वह कौन थे? तो मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना करने वाले अपने आ जाएंगे चक्रपाणी मिश्र, जो कि प्रताप के दरबारी विद्वान थे भाई। और इसकी व्याख्या देखो इनकी, महाराणा प्रताप के काल में रचित ग्रंथ कौन कौन से है? देखो, चक्रपाणी मिश्र इन्होंने लिखा था विश्व वल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्य अभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श। और जैन मुनि हेमरतन सूरी ने लिखा था गोरा बादल पद्मनी चरित चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई और लीलावती हेमरतन चौपाई। तो चौपाई आते ही समझ आना कि जैन मुनि हेमरतन सूरी के द्वारा रचित है, जो कि अपने महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। कवि दुर्सा आडा ने प्रताप पर विरुद्ध छेत्री लिखी थी। विरुद्ध छेत्री नामक एक कविता लिखी थी। एवं चारण कवि माला संधु ने झूलना नामक ग्रंथ लिखा था भाई। तो विरुद्ध छेत्री किसकी रचना है भाई? तो दुर्सा आडा की रचना है विरुद्ध छेत्री, और कवि माला संधु की रचना है झूलना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो महाराणा प्रताप के जो दरबारी पंडित थे वो थे अभी अपने चक्रपाणी मिश्र, जिन्होंने मुहूर्तमाला का निर्माण किया था। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणी मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया था? तो विश्व वल्लभ जो है वो चक्रपाणी मिश्र ने लिखा था। मुहूर्तमाला भी चक्रपाणी मिश्र ने लिखी थी। राज्य अभिषेक जो है ये भी चक्रपाणी मिश्र ने लिखा था, लेकिन देव मूर्ति प्रकरण जो है ये अपने चक्रपाणी मिश्र के द्वारा नहीं लिखी गई थी। नेक्स्ट देखो भाई, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? तो वो आ जाएंगे अमर सिंह, जो कि प्रताप के पुत्र थे। इन्होंने फिर शासन संभाल लिया था। वह क्या देखो, अमर सिंह प्रथम 1597 से लेकर 1620 ईस्वी तक शासन करते हैं और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। और 1597 से लेकर 1605 तक अमर सिंह प्रथम ने अकबर से संघर्ष किया था, लेकिन 1605 से 1615 तक जहांगीर से संघर्ष किया। और अमर सिंह ने अपने सरदारों के परामर्श से संघर्ष को विराम देने के लिए 5 फरवरी 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली थी। तो संधि कब होती है? तो 5 फरवरी 1615 के अंदर संधि होती है। और अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक ये था भाई, अमर सिंह। और संधि वार्ता के लिए मुगलों की ओर से सिराजी, सुंदरदास और राणा जी की ओर से मुल्ला शुक्रअल्लाह और
हरिदास झाला और शुभकरण सम्मिलित हुए थे। ये ध्यान रखना कि मुगलों की ओर से कौन आए थे, तो सिराज जी और सुंदरदास जी आए थे, और अमर सिंह जी की ओर से कौन गए थे, तो मुल्ला शुक्र अल्लाह और हरिदास झाला और शुभकरण सम्मिलित हुए थे। वार्ता दल में आपस शर्तों पर यह इस संधि का मसौदा तैयार हुआ था, जिसे मुगल मेवाड़ संधि भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी, तो 5 फरवरी 1615 के अंदर होती है। नेक्स्ट देखो भाई, किसके शासन काल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी, तो चित्तौड़ की संधि होती है शाहजहाँ के शासनकाल में। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी, तो चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाने वाले आते हैं महाराणा जगत सिंह जी, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ किले की वापस मरम्मत करवाई थी। व्याख्या देखो, जगत सिंह प्रथम 1628 से लेकर 1652 ईस्वी, इनके काल में जगन्नाथ राय जो कि जगदीश का भव्य विष्णु का पंचायतन मंदिर अर्जुन की निगरानी और सुतार भाणा और उनके पुत्र मुकुंद की अध्यक्षता में बना था। यानी कि जगत सिंह प्रथम ने जगन्नाथ राय पर एक भव्य विष्णु का पंचायतन मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे हम स्वप्न में बना मंदिर भी कहते हैं। महाराणा ने पिछोला में मोहन मंदिर, रूपसागर तालाब का निर्माण करवाया था और जग मंदिर में जनाना महल आदि बनवाकर उसका नाम अपने नाम पर जग मंदिर रखा। और इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाकर अपने वंश गौरव के प्रतीक को बचाए रखने की ख्याति अर्जित की थी। नेक्स्ट देखो भाई, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था, तो मुगलों की जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था उसमें मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था, तो वो आ जाते हैं अपने राज सिंह जी। राज सिंह जी के समय मुगलों के मध्य जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था 1657 के अंदर, उसमें राज सिंह जी से सहायता मांगी थी औरंगजेब ने, लेकिन राज सिंह जी ने बिल्कुल किसी की सहायता नहीं की थी। व्याख्या देखो इसकी, राज सिंह जी 1652 से लेकर 1680 ईस्वी महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1652 को राज सिंह जी मेवाड़ का शासक बने थे। और 1657 ईस्वी में जब मुगल उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, तो राज सिंह जी ने टिक्का दौड़ के बहाने बाहरी क्षेत्रों पर धावे बोले और अनेक स्थानों को लूटते हुए जब वे खारी नदी के निकट पहुंचा, तो दारा को सहायता के लिए पत्र लिखा और राज सिंह स्थिति को भांपते हुए दारा को कहलवा दिया कि मेरे लिए तो सभी राजकुमार बराबर है। इसी का परिणाम है कि औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था, तो कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ गद्दी पर बैठा था, तो वो आ जाएंगे अपने महाराणा राज सिंह जी। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था, तो 17वीं शताब्दी के अंदर सिसोदिया और राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन थे, तो वो आ जाएंगे आपके मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम थे भाई, जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण भी करवाया था भाई। व्याख्या देखो इसकी, दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ था और बालक अजीत सिंह को मेवाड़ में आश्रय देने और औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने का संकल्प महाराजा राज सिंह ने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि मारवाड़ के उस समय दुर्गादास राठौड़ थे और अजीत सिंह जी को वहाँ से निकाल दिया था, क्योंकि अजीत सिंह जी छोटे थे उस समय, तो अजीत सिंह जी को मारने का पूरा प्रयास किया था औरंगजेब ने, लेकिन दुर्गादास जी उसे लेकर के राज सिंह जी के शरण में चले गए थे और राज सिंह जी ने बखूबी औरंगजेब से इनकी मदद की थी और इनसे बचाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था, तो मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था, तो वो आ जाएंगे अपने महाराणा राज सिंह जी ने इनका साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी, तो विजय कटकातु की उपाधि महाराणा राज सिंह की है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पहले व्याख्या देखो, प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी, तो नाथ द्वारा के अंदर जो श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई थी वो भी राज सिंह जी प्रथम ने मूर्ति स्थापित करवाई थी। इसकी व्याख्या देखो भाई, नाथ द्वारा जिसे सियाड़ के नाम से भी पहले जानते थे,
नाथद्वारा में बनास नदी पर श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसमें श्री कृष्ण जी की काले संगमरमर की प्रतिमा है। और मंदिर में स्थित प्रतिमा श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय राज सिंह प्रथम द्वारा वृंदावन से यहाँ पर 1672 में लाई गई थी। और उल्लेखनीय है कि राज सिंह प्रथम द्वारा द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर भी बनवाया था। नाथद्वारा का मूल नाम था, तो नाथद्वारा का मूल नाम आता है अभी सिहाड़। क्या नाम आता है? तो सिहाड़ नाम आता है। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? यानी कि कौन से राजपूत शासक था जिसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो वो आता है महाराणा राज सिंह जी, मेवाड़ के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, महाराणा राज सिंह ने बादशाह औरंगजेब के 2 अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर जजिया कर लगाने, मूर्ति तुड़वाने और अत्याचारों का प्रबल विरोध किया था भाई। बिल्कुल, हिंदुओं का जजिया कर का विरोध भी राज सिंह ने किया था और मूर्तियां तुड़वाने का विरोध भी राज सिंह ने किया था। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें कटुता का जो प्रमुख कारण आता है वो आता है औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, ये इसमें आता है प्रमुख कारण भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आते हैं औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किसने पत्र लिख कर के विरोध किया था? तो पत्र लिखकर विरोध है और राज सिंह जी ने विरोध किया था कि जो आप हिंदुओं पर जजिया कर लगा रहे हो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गया था? तो वह आती है चारुमती से विवाह करने के कारण औरंगजेब नाराज हो गया था। इसकी व्याख्या देखो भाई, चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पत्नी, जिससे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उनकी इच्छा अनुसार उनके धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के विरुद्ध सन 1660 ईस्वी में विवाह किया था। और बादशाह औरंगजेब चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर के उससे विवाह करना चाहता था और चारुमती के भाई मान सिंह ने विवश होकर के ये संबंध स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? तो वो शासक आते हैं मेवाड़ के राज सिंह जी। मेवाड़ से राज सिंह जी ने चारुमती से विवाह किया था, जिससे औरंगजेब नाराज हो गया था। राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन था, तो किन के समकालीन थे? तो वो तो आता है अपने औरंगजेब के समकालीन। ऑप्शन नंबर 3 है, लेकिन इसमें कुछ गलत दे रखा है तो इसमें बोनस मिला था। व्याख्या देखो भाई, मेवाड़ शासक राज सिंह मुगल बादशाह शाहजहाँ और औरंगजेब दोनों के समकालीन थे। बिल्कुल सही बात है, औरंगजेब के समकालीन भी थे और शाहजहाँ के समकालीन भी थे। और राज सिंह 1653 ईस्वी में शाहजहाँ से मिला था और औरंगजेब के शासनकाल में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शाहजहाँ के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो मेवाड़ के राज सिंह जी से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रयास विफल रहा था। व्याख्या देखो भाई, राणा राज सिंह जब मेवाड़ के शासक बने तब 1657 में मुगल उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। दारा की सहायता न करने पर औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करता थे। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो वो आ जाएंगे आपके संग्राम सिंह द्वितीय। व्याख्या देखो भाई, संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी सीसारामा गांव में वैद्यनाथ का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और कविया कर्णिदास के काव्य से प्रसन्न हो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उसे लाख पशाव दिया था। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह द्वारा बेखावे में आकर वीर राठौड़ दुर्गादास को मारवाड़ से निकालने जाने पर वे महाराणा संग्राम सिंह की सेवा में आ गए थे और महाराणा ने उसे विजयपुर की जागीर दी और फिर रामपुरा का हाकिम भी नियुक्त किया था। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? यानी कि मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दे दिए थे? तो वो आते हैं जगत सिंह द्वितीय। व्याख्या देखो भाई इसकी, जगत सिंह द्वितीय इन्होंने पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण करवाया। अजमेर स्थित दरगाह के लिए इन्होंने 4 गांव अनुदान दिए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि मेवाड़ के कौन से शासक ने कितने गांव? तो 4 गांव अनुदान दिए थे अजमेर की दरगाह बनाने के लिए। और जगत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ की रचना भी की थी। तो नेकराम ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो जगत विलास ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका,
मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो भाई किस राजकुमारी को जहर दिया गया था? तो वो आ जाएगी आपके कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी को अमीर खां पिंडारी के कहने पर जहर दे दिया गया था। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखा है। कृष्णा कुमारी उदयपुर महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। इनकी सगाई मारवाड़ शासक भीम सिंह के साथ हुई थी, परंतु 1803 ईस्वी में भीम सिंह का देहांत हो गया था। तब महाराणा ने अपनी पुत्री की सगाई जयपुर महाराजा जगत सिंह के साथ कर दी थी। इसी बात को लेकर मारवाड़ जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ व आमेर जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के मध्य 13 मार्च 1807 ईस्वी के अंदर गिंगोली का युद्ध होता है। तो ये ध्यान रखना, गिंगोली का युद्ध है वो किसके लिए हुआ था? तो कृष्णा कुमारी के लिए हुआ था। और किस किस के मध्य होता है? तो मारवाड़ के मान सिंह और आमेर के जगत सिंह के मध्य होता है। कब होता है? तो 13 मार्च 1807 के अंदर होता है। ठीक है ना, मैं हुआ था, जिसमें मान सिंह की हार हुई थी। जगत सिंह के नेतृत्व में जयपुर रियासत ने अमीर खां पिंडारी की सहायता से जोधपुर नरेश मान सिंह को गिंगोली नामक स्थान पर हराया था। इससे हताश होकर जुलाई 1810 ईस्वी में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया था। 1810 में इनको जहर दिया था क्या भाई? नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें गिंगोली पर्वत सर का युद्ध 1807 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो जो गिंगोली का युद्ध हुआ था वो 1807 में होता है। और किसके मध्य हुआ था? तो वो आपका जाएगा जयपुर और जोधपुर के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद में राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल कर दी थी? ये कृष्णा कुमारी जो है वो किस राज्य की राजकुमारी थी? तो वो आपके आ जाएगी भाई उदयपुर राज्य की राजकुमारी थी और भीम सिंह की पुत्री थी। तो भीम सिंह की पुत्री थी और एक मारवाड़ के भीम सिंह है उनकी पत्नी थी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सत्य होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो वो आपके आ जाएगी स्वरूप सिंह के साथ है वो अंतिम सत्य होने का है वो विवरण मिलता है। उसके बाद कोई भी ऐसे जानकारी मिलती नहीं है कि किसी के साथ कोई रानी सती हुई हो। इसकी व्याख्या देखो भाई। स्वरूप सिंह 1842 से लेकर 1861 के मध्य महाराणाओं ने जाली सिक्कों की रोकथाम हेतु स्वरूप सही सिक्के का प्रचलन भी किया था। 15 अगस्त 1861 को महाराणा ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, लेकिन पूर्ण समाप्ति महाराणा शंभू सिंह के काल में हुई थी। महाराणा ने कन्या वध को 1844 ईस्वी में निषेध घोषित कर दिया था और डाकन प्रथा को 1853 ईस्वी में समाप्त कर दिया था और समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई गई थी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं महाराणा के काल में हुआ था। इनकी मृत्यु पर इनकी एक पासवान एंजोबाई सती हुई थी, जो इस राज परिवार की सती होने की अंतिम घटना थी। तो ध्यान रखना किसकी पासवान सती हुई थी? तो एंजोबाई है वो अंतिम सती होने वाली है स्वरूप सिंह के साथ, जो कि इनकी पासवान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा। तो मेवाड़ के शासक है वो स्वयं को किसके दीवान मानते थे? तो वो आ जाएगा आपके एकलिंगनाथ जी महाराज के दीवान मानते थे। तो कुल देवता देखा जाए तो एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को इनका दीवान कहा है। और कुल देवी देखा जाए तो बाण माता है। मेवाड़ के राजाओं की जो कुल देवी है वो आ जाएगा आपके बाण माता। और राजवाक्य क्या है मेवाड़ का? तो वो आ जाएगा आपके जो दृढ़ रखे धर्म को तीर रखे करतार। और राज ध्वज आएगा उगता हुआ सूरज एवं धनुष बाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। डूंगरपुर राज्य में गुइल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो डूंगरपुर राज्य के अंदर जो गुइल राजवंश है उनके संस्थापक कौन थे? तो वो आ जाएगा आपके सामंत सिंह। डूंगरपुर राज्य में गुइल राजवंश का संस्थापक कौन आ जाएगा? तो सामंत सिंह रहने वाले। व्याख्या देखो इसकी। वागड़ के गुइलों का संस्थापक सामंत सिंह को माना जाता है, जिसने 1197 ईस्वी के लगभग वागड़ प्रदेश को अधिकृत किया गया था। और महारावल उदय सिंह के काल में वागड़ के बंटवारे में पश्चिमी भाग डूंगरपुर का शासक पृथ्वीराज व वागड़ के पूर्वी भाग बांसवाड़ा का शासक महारावल जगमाल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। सही कालानुक्रम है, यानी कि नीचे दिए गए जो युद्ध हुए हैं उनका सही कालानुक्रम बताना था। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके सारंगपुर का जो युद्ध होता है वो सबसे पहले होता है। इसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध। इसके बाद आ जाएगा आपके हल्दी घाटी का युद्ध और फिर आ जाएगा दिवेर का युद्ध। तो देखो भाई सारंगपुर का युद्ध कब होता है? तो 1436 ईस्वी के अंदर होता है सारंगपुर का युद्ध। और खानवा का युद्ध होता है भरतपुर के अंदर और 17 मार्च 1527 को होता है खानवा का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो राजसमंद में होता है और 1576 के अंदर हुआ था। दिवेर राजसमंद का जो युद्ध है वो 1582 ईस्वी के अंदर होता है और राजसमंद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड
कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, तो महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी? वो था लॉर्ड रिपन ने इनको उपाधि दी थी। व्याख्या देखो इसकी। सज्जन सिंह बागौर के महाराजा शक्ति सिंह के पुत्र थे। 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर के महाराजा को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया था। तो ये क्वेश्चन थे भाई अपने गुइल वंश के, मेवाड़ का जो गुइल वंश है उसमें से आए हुए क्वेश्चन थे। और कछुआ वंश है वो अपने हो चुका है, इसकी क्लास आ चुकी है, तो आप जाके आराम से देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। और ये थे अपने दिशा बुक के अंदर जो गुइल वंश था मेवाड़ का, उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे उनका सॉल्यूशन। और अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो ये सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई आगे मुझे और भी क्लासें लेके आनी है। दिशा की जैसे आर्ट एंड कल्चर की चल रही है, फिर इतिहास की चल रही है, आर्ट एंड कल्चर लेकर आऊँगा, भूगोल लेकर आऊँगा। तो थोड़ा सा आप बस सपोर्ट कर दो कि एक सब्सक्राइब कर दो बस, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो। और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सपोर्ट रखो। और थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।